Alright, so in this video we will discuss the Second Law Commission. We have already covered the First Law Commission in our previous video, so I'll leave the link of that video in the description box. You can check that. Right, so let's start the Second Law Commission. The Second Law Commission was appointed on November 9, 1853 for a period of 3 years under the chairmanship of Sir John Romilly. ये जो सेकेंड लॉ कमीशन था ये 9 नवंबर 1853 को अपॉइंट हुआ था 3 इयर्स के टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, देयर वाज अ फिक्स टाइम पीरियड ऑफ 3 इयर्स एंड किसके चेयरमैनशिप के अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन रोमिली. यू हैव टू लर्न दिस नेम, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है कि सेकेंड लॉ कमीशन किसके अंडर में स्टार्ट किया गया था. इट वाज सर जॉन रोमिली. और फर्स्ट लॉ कमीशन किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मकाउले. राइट, सो यू हैव टू सेट दीज थिंग्स इन योर माइंड. So there were 7 members in this law commission. इस second law commission के अंदर basically 7 members थे. Question of this video is how many members were there in total in the first law commission? I have told you in my video, right? So अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको पहले पढ़ें. So in second law commission there were 7 members in the law commission. This commission held its meeting in London till the middle of 1856. 1856 तक जो ये law commission था ये अपनी सारी meetings लंदन में ही held over करता था and submitted its 4 report for the after examining the proposals of the first law commission. Second law commission ने total 4 reports submit की थी, right? और उसने सबसे पहले अपनी रिपोर्ट सबमिट करने से पहले जितने भी रिपोर्ट्स फर्स्ट लॉ कमीशन ने क्या नाम है रिलीज आउट की थी उनको एग्जामिन किया, उनके प्रपोजल्स को सेकेंड लॉ कमीशन ने. राइट, और टोटल कितनी रिपोर्ट सबमिट की थी? 4. ठीक है, सो इस चीज़ों को याद रखें. नाउ मूव फर्दर. देयर वर बेसिकली 4 रिपोर्ट्स, सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी रिपोर्ट वन बाय वन. Very first, the first report. The Second Law Commission submitted its first report in 1885 in which it proposed a unification, that is amalgamation of the Supreme Court with the Sadar Adalats. First report में Second Law Commission ने क्या बोला था कि पहली बात तो ये जो फर्स्ट रिपोर्ट थी हमारी 1885 को रिलीज़ हुई थी, सबमिट हुई थी. और ये जो हमारा सेकेंड लॉ कमीशन है ये अपॉइंट हुआ था 1853 को. राइट, याद रखिए डेट अपॉइंट हुई थी 1853 को और फर्स्ट रिपोर्ट सबमिट की गई थी 1885 को. और इसमें इन्होंने बेसिकली क्या बोला था या इस रिपोर्ट का क्या मोटिव था? सो इट प्रपोज अ यूनिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विद द सदर अदालत. हमारी 2 सदर अदालत होती है, सदर दीवानी अदालत और सदर निज़ामत अदालत. ठीक है, ये हमने पहले अपनी बहुत शुरुआत की जो फर्दर स्टार्टिंग वीडियोज़ है उनमें पढ़ा था. तो इस रिपोर्ट ने ये बोला कि हमें जितनी भी सुप्रीम कोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर सदर अदालत को ज्वाइन कर देना चाहिए, उन्हें अमलगमेट कर देना चाहिए. ठीक है, ये उनका इन्होंने ये प्रपोज किया था फर्स्ट रिपोर्ट में ऑफ द सेकेंड लॉ कमीशन. राइट, इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट अ हाई कोर्ट शुड बी इस्टेब्लिश इन प्लेस ऑफ दीज 3 कोर्ट्स. इस रिपोर्ट ने ये भी कहा था कि एक सिंगल हाई कोर्ट स्टेब्लिश होनी चाहिए और ये जो जितनी भी ये सुप्रीम कोर्ट और दोनों अदालत हैं इनको रिमूव आउट कर देना चाहिए, इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए और उनकी जगह पे एक सिंगल कोर्ट बनानी चाहिए, दैट इज द हाई कोर्ट. ठीक है, ये इस रिपोर्ट ने सजेशन दिया था. राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट रिपोर्ट. नाउ द सेकंड रिपोर्ट. इन दिस रिपोर्ट द Law Commission agreed with the Lex Loci report of the First Law Commission that there should be substantive civil law for the inhabitants of the mufassils. We have discussed this Lex Loci report in the First Law Commission. This was basically the law of land, जिसमें क्या हमने पढ़ा था कि जो कुछ यूरोपियंस थे लाइक द क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस जो हमारे इंडिया के अंदर रह रहे थे, जिनको ओपन डोर पॉलिसी के अंदर या लिबरलाइज पॉलिसी के अंतर्गत उनको अलाउंस था कि वो हमारे इंडिया के अंदर सेटल हो सके और जो लैंड है उसको बाय और सेल कर सकते हैं. ठीक है, तो उनके अगेंस्ट एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि उनके ऊपर कौन से लॉज अप्लाई किए जाएंगे. राइट, तो इसीलिए लेक्स लॉ की रिपोर्ट फॉर्म आउट की गई थी बाय द फर्स्ट लॉ कमीशन. राइट, तो ये जो सेकेंड लॉ कमीशन की जो सेकेंड रिपोर्ट है वो उसी से ही अग्री होकर अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है विद द अग्रीमेंट ऑफ द लेक्स लॉ की रिपोर्ट. वो कहती है दैट देयर शुड बी द सब्सटेंटिव सिविल लॉ, कि एक सब्सटेंटिव सिविल लॉ होना चाहिए. सब्सटेंटिव लॉ इज बेसिकली द लॉ विच प्रिवेल्स इन द इंग्लैंड ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू सिविल एंड द क्राइम. राइट, तो सब्सटेंटिव सिविल लॉ होना चाहिए फॉर द इनहैबिटेंट्स ऑफ द मुफस्सिल्स. मुफस्सिल्स के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए. ठीक है, अब मुफस्सिल क्या होता है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए. ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया. द वेरी फर्स्ट वॉज व्हाट इज द what people, yeah, what region comes under the mufassil term, right? And the second question was that how many members were there in the first law commission, right? So हाँ,
we were at that the second report agreed with the Lex Locke report that there should be a substantive civil law. एक substantive civil law form out होना चाहिए इंडिया के अंदर for the inhabitants of the mufassils, right? Then the commission also expressed the view that only so much portion of the English law should be adopted in India which did not offend the sentiments and emotions of the natives. ये commission ये बोलती है कि जो English law का हमें सिर्फ उतना ही portion हमारे इंडिया में adopt करना चाहिए जो कि लोगों की भावनाओं को, लोगों के सेंटिमेंट्स को, उनके इमोशंस को, जो हमारे इंडिया के नेटिव्स हैं उन्हें हर्ट ना करे, उन्हें ऑफेंड ना करे. दोबारा समझते हैं. सेकेंड लॉ कमीशन ये एक्सप्रेस करता है, ये बात बोलती है कि हमें इंग्लिश सब्सटेंटिव लॉ के सिर्फ उतना ही पोर्शन को अडॉप्ट करना चाहिए हमारे इंडियन लॉज के अंदर जो कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स को, उनके सेक्रामेंट्स को, उनके इमोशंस को हर्ट ना करे, उन्हें ऑफेंड ना करें. Clear? This was the second report. Now third report. In its third report, the Law Commission suggested a judicial system and procedure for the courts in the northwestern provinces. Third report में Law Commission ने ये suggest किया था कि एक well defined और एक prescribed judicial system होना चाहिए और even judicial procedure form out होना चाहिए. For whom? For the courts in the northwestern provinces. जो northwest provinces थे हमारे इंडिया के अंदर, उनके अंदर जो कोर्ट्स हैं उनके लिए एक वेल प्रिस्क्राइब्ड और एक परफेक्ट फॉर्म आउट जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए और एक प्रोसीजर होना चाहिए. राइट, ये थर्ड रिपोर्ट ने बोला था. एंड व्हाट द फोर्थ रिपोर्ट एंड द लास्ट रिपोर्ट. In the fourth report, the Commission proposed the judicial plan for the presidencies of the Bombay and Madras as a uniform matter. इस कमीशन ने इस रिपोर्ट ने प्रपोज आउट किया था एक जुडिशियल प्लान फॉर्म होना चाहिए फॉर द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास. हम यहाँ पे कलकत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बॉम्बे और मद्रास की बात कर रहे हैं कि बॉम्बे और मद्रास के अंदर एक यूनिफॉर्म पैटर्न में एक जुडिशियल प्लान को प्रपोज करना चाहिए, उसे फॉर्म करना चाहिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए इन रिगार्ड टू द जुडिशियल वर्कआउट. राइट, सो दिस वाज द फोर्थ रिपोर्ट. एक बार पहले देखते हैं कि चारों रिपोर्ट्स में क्या कहा गया है. द फर्स्ट रिपोर्ट सेड दैट देयर शुड बी अमलगमेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत, सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत. एंड इन प्लेस ऑफ these three courts there should be only a single court, that was a high court. Right, then the second report of the second law commission agreed with the Lex Locke report. It said that there should be a substantive civil law for the inhabitants of mufassils, and along with this we must adopt only that much portion of the English law which does not hurt or which does not offend the sentiments and the emotions of the natives of the India. Then third report suggested that there should be a proper well prescribed judicial system and procedure for the courts of the native northwestern provinces. And the last report proposed that the judicial plan, there should be a proper judicial plan for the presidencies of Bombay and Madras as a uniform pattern. Right, it was a quite simple. And the very last topic left in this second law commission, that was the courts proposed by the second law commission. कि कौन से courts propose किए गए थे second law commission के द्वारा. Guys, this is a very important thing that we have to learn, that we must know. Actually, being a law student, हमारे law के अंदर काफ़ी सारे acts होते हैं, काफ़ी सारे procedures हैं, right? तो इन्हीं कमीशंस के द्वारा वो सब फॉर्मुलेट किए गए हैं, वो सब इनैक्ट किए गए हैं. राइट, हम सेकेंड लॉ कमीशन में कुछ पढ़ेंगे, फिर थर्ड और फोर्थ में और एक्सप्लेन है कि कौन कौन से सर्टेन एक्ट्स या बिल्स जो है वो पास किए गए थे. राइट, सो let's start. The second law commission submitted 4 draft codes on civil procedure which were finally introduced as codified civil law under the Act of 1859. जो सेकेंड लॉ कमीशन है इसने बेसिकली 4 ड्राफ्ट कोड्स सबमिट किए थे. ठीक है, ऑन व्हाट, ऑन द सिविल प्रोसीजर. ठीक है, सिविल लॉ से रिलेटेड जो भी ड्राफ्ट थे वो सबमिट किए थे इस सेकेंड लॉ कमीशन ने, विच वर फाइनली इंट्रोड्यूस, जिनको बाद में 1859 में एज एन अंडर द एक्ट ऑफ 1859 कोडिफाइड सिविल लॉ के नाम से उनको इनैक्ट किया गया था. राइट, एक बार दोबारा देखते हैं. द सेकेंड लॉ कमीशन सबमिटेड बेसिकली द 4 ड्राफ्ट कोड्स ऑन द सिविल प्रोसीजर विच वर लेटर ऑन फाइनली इंट्रोड्यूस एज अ कोडिफाइड सिविल लॉ, राइट, अंडर द एक्ट ऑफ 1859. बट दिस एक्ट वॉज अबॉलिश्ड इन 1877 एंड 1882. बाद में आगे चल के इस कोड को, जो कोड्स प्रिपेयर किए गए थे सिविल प्रोसीजर के, इन्हें अबॉलिश कर दिया गया, इन्हें ख़त्म कर दिया गया था. पहले 1877 में किया गया था और फिर फर्दर अगेन 1882 में इन्हें अबॉलिश कर दिया गया था. राइट, then finally the civil procedure code of
1908 CPC फाइनली हमारा इनैक्ट हुआ, इन्फोर्स हुआ थ्रू आउट द कंट्री 1908 में। ठीक है, इसकी बेसिक हिस्ट्री इसी में एक्सप्लेन्ड है। देखिए, पहले 4 ड्राफ्ट कोड सिविल प्रोसीजर पे सेकेंड लॉ कमीशन ने दिए थे 1859 में, जिसको कोडिफाई कर दिया गया था। लेकिन आगे जाके 1877 और 1882 में उन्हें अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन फाइनली 1908 में सिविल प्रोसीजर कोड, यस, सिविल प्रोसीजर कोड हमारे पूरी कंट्री में इन्फोर्स हो गया था। ठीक है, ऑलराइट। द पीनल कोड ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड मकाउले इन 1837, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। पीनल कोड बेसिकली द क्रिमिनल कोड। ये हमने देखा था कि लॉर्ड मकाउले जो कि फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने क्रिमिनल कोड्स पर, क्रिमिनल डीलिंग्स पे वर्कआउट किया था, उसमें कोडिफिकेशंस किए थे 1837 में। ठीक है, सो नाउ इट वाज रिवाइज्ड बाय सर बार्न्स पीकॉक। सर बार्न्स पीकॉक ने उन्हें रिवाइज किया उस पीनल कोड को जो कि लॉर्ड मकाउले ने प्रिपेयर किया था ऑफ द सेकेंड लॉ कमीशन। इट वाज फाइनली इनेक्टेड इन 1860। जो 1837 में जो पीनल कोड ड्राफ्ट किए गए थे सर बार्न्स पीकॉक के द्वारा, उन्हें फाइनली 1860 में इनेक्ट किया गया था। ठीक है, रिवाइज किया गया था, फिर इनेक्ट किया गया था। क्लियर? नाउ द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट वाज पास इन 1861। फाइनली सेकेंड लॉ कमीशन का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 हमारे इस सेकेंड लॉ कमीशन के द्वारा इनेक्ट किया गया था, और हमने अपने इस चैनल पर ये एक्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो आई लीव द लिंक ऑफ दिस वीडियो, ऑफ दिस टॉपिक्स वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, सो द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट वाज पास इन 1861 वेयरबाय द सुप्रीम कोर्ट्स एंड सदर अदालत्स वर अबॉलिश। जो फर्स्ट रिपोर्ट ने जो बात कही थी कि हमें तीनों कोर्ट्स को अबॉलिश कर देना चाहिए और उनकी प्लेस पे एक सिंगल कोर्ट बनानी चाहिए, दैट इज द हाई कोर्ट, वो यहाँ पे अब हो गया है। ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा उन सभी कोर्ट्स को अबॉलिश कर दिया गया एंड देयर प्लेस अ हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश इन ईच ऑफ द प्रेसिडेंसीज। जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी हमारे इंडिया के अंदर, वहाँ पर एक एक हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब हमारे उस वक्त सदर अदालत खत्म हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट भी खत्म हो चुका था। ठीक है, सो दिस वाज द कोड्स प्रिपेयर्ड बाय सेकेंड लॉ कमीशन। क्या क्या बेसिकली हमने पढ़ा? द सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, देन द पीनल कोड एंड द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। दीज वर द बेसिक 3 contributions of the courts of the second law commission, and with this we are done with the second law commission completely. Right, it's very easy, very simple and very small topic, right? So in the next video we will discuss the third law commission and further fourth law commission, right? So yeah, it's very easy. Do revise the things, do look over the video 2 to 3 times, so surely you will get the things very wellly, right? So be tuned with the channel and do like the video if you really liked it. Do subscribe the channel if you are a new viewer of our channel. And yeah, if you have any doubt, any query, then be free to ask your query in the comment section. I'll try my best to give you the answers of each or any query. And if you have any suggestion, any further demand for any particular topic, so you just also write down that in the comment section. Till then, thank you so much. Be tuned with the channel. Have a nice day. Bye bye.